फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें कल रोनाल्डो की टीम पोर्चुगल जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और ये रोनाल्डो के जितने भी फैंस हैं अब वो इस वक्त बड़े दिल बर्दाश्ता से हुए हुए हैं, डिसहार्ट हुए हुए हैं और रात भर उनको नींद नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आज एक और बड़ा मैच इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, जिसमें मोहम्मद सलाह वर्सेस आप कह सकते हैं लियोनेल मैसी को आपको पता है कि डिफेंड कर रहे हैं अपना जो टाइटल है। और ये मोस्ट प्रोबेबली उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप ही साबित होगा। अहमद सईद साहब, क्या लगा कल कहां पर जो है वो पोर्चुगल हार गई? मुझे लगता है कि थ्रू आउट द मैच ये अगर देखा जाए 90 मिनट प्लस जितना भी था, कहीं पर भी वो यूनिटी दिखाई नहीं दी पोर्चुगल की टीम में। अब वो अग्रेसिवनेस, वो टीम प्लान कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया और ऐसा लगा कि जैसे प्लेट में रख के मैच दे दिया गया। देखें, कल का मैच जो है वो मतलब उसको दो हिस्सों में हम उसकी बात कर सकते हैं। एक ज़ाहिर है उसका एक अलग हिस्सा जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मुख्तस करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इतना जो शानदार कैरियर उन्होंने गुजारा है, इतनी लेगेसी तो वो डिजर्व करते हैं कि यहाँ पर उनके लिए कुछ अलग से बात की जाए। दूसरा हिस्सा जो है वो यकीनन मैच का टैक्टिकल एनालिसिस होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लेगेसी इतनी बड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो करियर है वो इतना शानदार है, इतना इलस्ट्रियस है कि उसके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो फिर शायद पूरा एक शो हमें उसके ऊपर अलग से चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फैंस हैं फुटबॉल के जिन्होंने बचपन में फ़ुटबॉल देखना ही इसलिए शुरू की थी कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पायर हुए थे। एक पूरी जनरेशन उसके लिए कल का दिन मतलब इमोशनली एक तकलीफ दह दिन था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फ़ुटबॉल से रुखसत हुए और फ़ुटबॉल का सबसे जो प्रेस्टिजियस प्राइज़ है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसको वो जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। और अपनी नमनाक आंखों के साथ जो है वो पोर्चुगल की टीम को खैर बाद उन्होंने कहा इंटरनेशनल फुटबॉल से वो रुखसत हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लेगेसी वो फुटबॉल के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जो अपने कंट्री के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो शायद इससे बहुत बड़ी है। उन्होंने एक ऐसी नेशन को जिसको फुटबॉल की दुनिया में शायद कोई इतनी जानते तो लोग थे लेकिन इतनी लिफ्ट नहीं करवाते थे, मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो उस पूरी नेशन को फुटबॉल के मैप के ऊपर ले आए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पीछे एक जनरेशन ऑफ प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं कि जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो फ्यूचर में पोर्चुगल के लिए ट्रॉफीज जीतेंगे। लेकिन जब वो पोर्चुगल की टीम का हिस्सा बने तो उस वक्त ऐसी कोई लेगेसी इस टीम के पास नहीं थी। वो एक ऐसे आइलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं जो जिसका नाम मदीरा है, और मदीरा जो है वो मेनलैंड पोर्चुगल का भी हिस्सा नहीं है। वहाँ से एक आदमी उठा और उसने अपनी जो बचपन था उसने देखा कि उसका बाप वहाँ नहीं है, उसने एक बहुत ही हार्ड फॉर्ट ज़िंदगी गुजारी और उस ज़िंदगी गुजारते हुए वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंचा कि फुटबॉल उसके नाम से पहचाना जाने लगा। और फुटबॉल के जो क्लब फुटबॉल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, सबसे कंपेटिटिव टूर्नामेंट यूएफा चैंपियंस लीग, आज भी चैंपियंस लीग का नाम जहन में आए तो सबसे पहला चेहरा जो जहन में आता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एक ऐसा करियर छोड़कर गए हैं फुटबॉल की दुनिया में। थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ अपने सुनने वालों से। तो ये बहुत तकलीफ दह बात है कि रोनाल्डो जो है वो वर्ल्ड कप जीते बगैर रुखसत हो गए हैं फुटबॉल की दुनिया से। लेकिन जो फुटबॉल को वो देकर गए हैं उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो फुटबॉलिंग कल्चर वो पोर्चुगल को देकर गए हैं उनके लिए पूरे नेशन उनके शुक्रगुजार है। और जो जनरेशन ऑफ प्लेयर वो छोड़ के जा रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो फ्यूचर में कोई ट्रॉफी लेकर आएंगे अपने मुल्क के लिए। कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, लेजेंड वो अपना पार्ट प्ले कर गए और कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है। बड़े बड़े लेजेंड्स आए और चले गए इस तरह से, और ये गेम इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन वो मेमोरीज बहुत सारी दे के गए हैं जो कि हमेशा याद रखी जाएंगी। और उनकी बहुत सी सर्विसेज हैं पोर्चुगल के लिए और दीगर क्लब जिनकी तरफ से वो खेलते रहे हैं उनके लिए, ऑल्दो वो कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू करें। लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म उनके हो चुके हैं और उनका अज़्म ये है कि वो 1000 गोल साथ जो है वो रुखसत होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उसके लिए वो एक आध सीजन और खेलेंगे। कल के मैच की जो टेक्टिकल साइड है उसकी अगर हम बात करें तो पोर्चुगल की वो मिडफील्ड जो ऑन पेपर शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतर मिडफील्ड थी, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। ब्रूनो फर्नांडिस हैं, विटीनिया हैं, जो नेवेस हैं, उनमें से कोई भी जो है वो कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से कोई चांसेस क्रिएट होते। और जो बैकवर्ड पासेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो साइडवेज पासेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर स्पेन के डिफेंस को हर्ट किया जा सकता था वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें चांस देखने को नहीं मिले। क्योंकि पोर्चुगल की टीम पहले हाफ में बहुत बेहतर खेली, लेकिन दूसरे हाफ में जब स्पेन की टीम ने रीएडजस्टमेंट्स की और उन्होंने अपनी जो टीम टॉक थी हाफ टाइम पर, उसके बाद जब वो वापस आए तो वो बहुत बेहतर शेप के अंदर, बहुत बेहतर कंट्रोल के अंदर नजर आए। और जब एक बार वो कंट्रोल गेन कर लेते हैं, स्पेन की हमें फुटबॉल का जो उनका प्लेइंग स्टाइल है वो ये बताता है कि जब वो एक बार किसी खेल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं
तो फिर वो उसको जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि उनके अंदर कोई लूप होल जो है वो, और स्पेन एक ऐसी टीम है जिसने पूरे वर्ल्ड कप में अब तक कोई गोल कंसीड नहीं किया है। एक बॉल जो है वो क्रॉस बार से यकीनन टकराया, जो नूनो मेंडेस ने एक शॉट मारा था वो डिफ्लेक्ट होकर क्रॉस बार से टकराया, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा चांस पोर्चुगल की टीम क्रिएट करने में कामयाब हुई नहीं है कि जिसको एक आ जाए कि ये शायद एक ऐसा चांस था कि इस पर गोल हो सकता था। दूसरी तरफ स्पेन ने पहले हाफ में भी एक 1v1 चांस क्रिएट किया, इसको ओयारज़ाबाल ने मिस कर दिया। उसके बाद पोर्चुगल की टीम ने मैच पर कंट्रोल जरूर हासिल किया, लेकिन अगेन वही बैकवर्ड पासेस और साइडवेज पासेस क्योंकि बहुत ज्यादा थे तो वो उस तरह से हर्ट नहीं कर पाया उनके डिफेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनके अगेंस्ट खेलने में। तो और स्पेन जो है वो इस बात का वेट कर रहा था कि कोई एक ऐसी गलती जो पोर्चुगल का डिफेंस करे उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जब आखिरी लम्हात के अंदर फैरन टॉरेस ने एक बहुत शानदार बॉल दिया, मिकाइल मरीनो जो भी एक बहुत शानदार सीजन खेल कर आए हैं आर्सेनल की जानिब से भी, तो वो एक बहुत शानदार गोल था और उसके पास वो एक ऐसे वक्त के ऊपर गोल हुआ था जब वापसी का कोई रास्ता मौजूद था नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी टीम जो ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम थी, वो टीम एज जो तवक्कुआत उनसे थी, जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी, उसके मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई है। और वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट में ऐसा हो जाया करता है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से अगर हम देखें तो ये दिन बहुत अहम था, लेकिन मैं साथ साथ एक बात यहाँ जरूर मेंशन करूंगा कि आप रोनाल्डो को सपोर्ट करते हो या आप मेसी को सपोर्ट करते हो, जितनी हमने फुटबॉल देखी है, जितनी हम फुटबॉल की समझ रखते हैं, मेरा ख्याल है कि 41 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ये तवक्को रखना कि वो सिंगल हैंडेडली टूर्नामेंट जितवा देंगे, ये भी जरा ज्यादती की बात थी। तो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए रोबर्टो मार्टिनेज की तरफ से, उनके टीममेट्स की तरफ से, उसमें लग रहा था कि रोनाल्डो शायद एक लायबिलिटी बन रहे हैं, उनके लिए वो एसेट नहीं बन रहे हैं। तो 41 ईयर्स ओल्ड प्लेयर से ये तवक्को रखना कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दे, सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जितवा दे, ये मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा टू मच टू आस्क, और उसको वो करने में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, टीम मैनेजर भी जो है ना वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया, रिजाइन कर दिया इस शिकस्त के बाद। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती, जिस तरह से आप 41 ईयर्स ओल्ड रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, उनको 90 मिनट्स तक खिलाना, ये भी फिर मेरा ख्याल उनके साथ ज्यादा, या फिर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई रोनाल्डो जो है वो पूरा। देखिए, फुटबॉल के खेल में जितने अख्तियार होते हैं कोच के पास या मैनेजर के पास, मुझे लगता है कि सबसे पहला ब्लेम तो उन्हीं के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये कॉल लेना था। जिस तरह हम अगर बेल्जियम की टीम की बात करें, बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और इस वर्ल्ड कप से पहले कोई भी, मुझ समेत कोई भी ये नहीं कहा था कि बेल्जियम की टीम यहां तक जाएगी। उन्होंने एक बड़ी कॉल ली, उन्होंने अपने 2 टॉप नॉच प्लेयर्स केविन डी ब्रुयना और जेरेमी डोकू, उनको टीम से बाहर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने आके यूएसए के खिलाफ भी 4 गोल स्कोर किए। उससे पहले सेनेगल के खिलाफ उनको कम बैक करना था हालांकि वहां पे, तो उन्हें केविन डी ब्रुयना को बेंच करा के तो वहां पर एक कम बैक किया। तो ये वाली कॉल जो है रोबर्टो मार्टिनेज से इसलिए नहीं ली गई कि शायद उनका ये ख्याल था कि जो पोर्चुगल की तरफ से 2022 के वर्ल्ड कप के बाद जो बैकलैश आया था, उनके उस वक्त के मैनेजर के जो सैंटोस थे, उनके ऊपर भी आया था कि रोनाल्डो को उन्हें बेंच करवा दिया था, तो फिर पोर्चुगल जो है वो मैच हार गया। तो इस किस्म की सिचुएशन जब डेवलप हो और बहुत ज्यादा प्रेशर फैंस का भी जाहिर मैनेजर के ऊपर होता है, तो वो ये कॉल लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये बहुत एविडेंट था अगर वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचों में देखें, जो फ्लुएंसी पोर्चुगल की क्रोएशिया के खिलाफ आखिरी 20 मिनट में नजर आए, इसमें ब्रूनो फर्नांडो और रोनाल्डो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरा ख्याल है कि अगर ये टीम इनके बगैर स्टार्ट करती और पहले 60-70 मिनट इनके बगैर खेलती और बाद में आकर ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं नंबर 9 के तौर पर, तो शायद ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन होता। और जॉ फेलिक्स को दोबारा से स्टार्ट करवाना राफेल लियाओ की जगह पर, जबकि वो बहुत अच्छा मैच खेल कर आए थे क्रोएशिया से, मेरा ख्याल है कि ये वो मिस्टेक है जो जिसकी वजह से रोबर्टो मार्टिनेज इस वक्त जो है वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्हें राफेल लियाओ को टाइम देना चाहिए था, उन्हें गोंकालो रामोस को टाइम देना चाहिए था, और जो फ्लुएंसी उनकी पिछले क्रोएशिया के खिलाफ मैच 15-20 मिनट में बनी हुई थी, उसी के साथ ही उन्हें इस टीम के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि स्पेन बहरहाल बाकी ओपोनेंट से तो बहुत बेहतर टीम है। आपको इनके खिलाफ फ्लुएंट अटैक्स करने हैं, आपको प्रेशर बिल्ड करना है, और खासतौर पर काउंटर अटैक्स में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो तेज भागने वाला स्ट्राइकर हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनफॉर्चुनेटली उम्र के उसी समय के जब वो काउंटर अटैक्स को बहुत ज्यादा तकवीयत नहीं दे पाए हैं। कोई ऐसा गोल नहीं है पोर्चुगल का इस पूरे वर्ल्ड कप में जो काउंटर अटैक के ऊपर हुआ हो। कल भी 1-2 बहुत अच्छे काउंटर अटैक्स बने, लेकिन जब रोनाल्डो के पास बॉल जाता था तो वो उस मूव की पेस को मैच नहीं कर पाते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये ब्लेम तो मैनेजर के ऊपर ही आना चाहिए कि वो ये कॉल नहीं ले पाए। अच्छा, लास्टली जरा आज का जो एक और बड़ा मैच, हुज गोना विन, कौन तगड़ा लग रहा है आपको ऑन पेपर, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट कौन तगड़ा रहा है, यानी कि अर्जेंटीना और इजिप्ट की अगर बात करें? देखिए, अर्जेंटीना और इजिप्ट में जो फेवरेट टीम है वो तो अर्जेंटीना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो पिछले 7-8 मैचों में उन्हें स्कोर भी किए हैं, अनबिटन भी आ रहे हैं, पिछले 11 मैचों में वो अनबिटन हैं, और मैसी भी जो है भरपूर फॉर्म में है। तो जो फेवरेट का टैग है वो तो अर्जेंटीना के साथ ही जाएगा, और ये एक बहुत आसान मैच है अर्जेंटीना के लिए जो इजिप्ट उनको मिली है। इजिप्ट की अगर हम वर्ल्ड कप के अब तक की कैंपेन देखें, उसमें 3 मैच तो ऐसे हैं कि जो
रेगुलर टाइम के ऊपर ड्रॉ पर खत्म हुआ। एक मैच न्यूजीलैंड से उन्होंने जीता था और एक ऑस्ट्रेलिया की टीम को राउंड ऑफ 16 में उन्होंने पेनल्टीज पर शिकस्त दी थी। तो 92 ईयर्स के बाद जो है वो इजिप्ट की टीम राउंड ऑफ 16 में ज़रूर पहुंची है, लेकिन इससे आगे का सफ़र उनका मुश्किल लग रहा है। फेवरेट टीम अर्जेंटीना है, लेकिन अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इजिप्ट की टीम को आज के मैच में सपोर्ट भी कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इजिप्ट की टीम जो है वो अपसेट करे, जिसके चांसेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त तक जो प्रेडिक्टर बता रहा है वो ये है कि 75% चांसेस अर्जेंटीना के ऑलरेडी हैं इस मैच में जीतने के। तो ये 25% चांस वाली टीम जो है उसके साथ मैं दोबारा आज कोशिश करूंगा कि एक अंडरडॉग के साथ खड़ा हूं, पर कोशिश करते हैं कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि आप चाह रहे हैं कि ये दोनों भाई जो कि दोनों तबाही थे वो उसी में, इट्स नॉट अबाउट रोनाल्डो वर्सेस मेसी। मैं यहाँ पर बैठकर आपके सामने मेसी को भी कई बार प्रेज कर चुका हूं, बिल्कुल ऐसी है, और मेरा ख्याल है कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है, उनको प्रेज किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट रोनाल्डो वर्सेस मेसी। बस मैं चाहता हूँ कि इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच में से इजिप्ट की टीम कामयाब हो, ताकि हमें राउंड ऑफ 16 में अरब कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन मिले, मुस्लिम कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन मिले। इसमें मोरक्को पहले से क्वालिफाई कर चुका है, इजिप्ट भी अगर वहां चला जाएगा तो जाहिर है कि बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा लेट्स सी जी। रात 9 बजे अर्जेंटीना इजिप्ट और दूसरा मैच स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया खेला जाना है।